एक जापानीज प्रोवर्ब है, परसीव व्हाट इज नॉट विजिबल फ्रॉम आई। जो आंखों से नहीं देख सकते उसको परसीव करो, स्पेशली जब बात हो देश की सुरक्षा की। रिसेंटली जापान एक रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहा है अपनी मिलिट्री की। 10 अप्रैल को फूमियो किशिदा यानी कि जापानीज प्रीमियर मिलने वाले हैं मिस्टर बाइडेन से, और मेन मुद्दा होगा वो होगा कि अब जापान वो जापान नहीं रहेगा जो जापान पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर के बाद यूएसए की कंडीशंस पर बना था। आप कहेंगे क्या मतलब? आप सोचिए किसी देश के बारे में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ही दूसरे देश ने अपने दबावपूर्ण तरीके से लिखवाया हो, और उसमें एक ऐसा आर्टिकल जोड़ दिया गया हो। जरा इस आर्टिकल को देखिए क्या लिखा है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापानीज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड एंड एक्टेड। क्या लिखा है? वॉर इज इलीगल, यानी कि जापान के लिए वॉर इलीगल है। और कौन लिखवा रहा है? यूएसए। और यूएसए ने तो उसके बाद सीरीज ऑफ वॉर करे। मैं 1945 के ऑनवर्ड्स वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि जापान हारने वाली शक्तियों में था और उसके बाद जापान पर ऑक्यूपेशन यूएसए का था। इस ऑक्यूपेशन के दौरान यूएसए चाहता था कि हम जापान को ऐसा कर दें कि आगे जाकर यह जापान यूएसए के लिए खतरा ना बने। लेकिन उसी समय पर जो यूएसए के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स थे वो इस दिशा पर चल रहे थे कि यूएसए को बनना है इंटरवेंशनिस्ट पावर, यानी कि अगर ताकतवर बनना है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में आपका दखल जरूरी है। और जापान को बताया जा रहा है कि दखल गंदी चीज होती है, खराब चीज होती है, तुम्हें नहीं ये करना, वॉर इज इलीगल। जापानीज लोग आप फॉरएवर के लिए रिनाउंस कर दो अपना सॉवरेन राइट टू ऑफ योर नेशन कि आप कभी फोर्स का इस्तेमाल करोगे किसी दूसरे देश के लिए। क्या बात है! एक तरीके से डिसबैंड कर दो अपनी फोर्सेस को कि आप कभी भी एक्चुअली किसी इंटरनेशनल मामले में अपनी फोर्सेस का दखल नहीं करोगे। लेकिन यूएसए कर सकता है। तो जापान पीपल वर लाइक, और हमारा क्या होगा, हमारी सुरक्षा का क्या होगा? एंड यूएसए वाज लाइक, अरे हम बैठे हैं ना यहां। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का ऑर्डर यूएसए लेड ऑर्डर कहा जाता है, स्पेशली इकोनॉमिक सिस्टम में। हालांकि 1991 तक उसको एक कंटेंडर मिला हुआ था जो उसको अपोज कर रहा था टू सम एक्सटेंट, दैट वाज यूएसएसआर। लेकिन 1991 के बाद तो फिर यूएसए लेड वर्ल्ड ऑर्डर हो गया। यूएसए के जो टोटल नंबर ऑफ बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बेसेस कहां होंगे? आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर मिडिल ईस्ट में होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा तो मिडिल ईस्ट में है, राइट? तो जो अनस्टेबल जगह है सर वहां पर होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको सबसे ज्यादा बेसेस जापान में मिलेंगे। जापान में ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में हम जापान की आर्मी की अभी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरतों, फ्यूचर में क्या होने वाला है, 2027 तक का क्या उनका टारगेट है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, चाइना का एंगल क्या है, नॉर्थ कोरिया का एंगल क्या है, यूएसए का एंगल क्या है, रशिया का एंगल क्या है, कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं जापान के जिसकी वजह से अब जापान को लगता है कि शायद यूएसए की बैकिंग नाकाफी है। क्योंकि बैकिंग जिसको दी थी उसका क्या हश्र हुआ हम सब जानते हैं, यूक्रेन, राइट? तो अब यूएसए की बैकिंग की जगह कुछ सेल्फ डेवलपमेंट पे जाना है, सेल्फ हेल्प पे जाना है। इस पर बात करते हैं। वैसे इस ट्रीटी के बाद जापान ने कहा कि हम यानी कि सेल्फ डिफेंस फोर्सेस तो रख सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बेसिकली नाम मात्र के लिए नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, और इन पर कैप लगा दिया गया था कि आप अपने कुल जीडीपी का 1% से ज्यादा अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, जापान इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि इसके जीडीपी का 1% भी एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर बैठता है। लेकिन अभी जापान के पीएम का कहना है कि 2027 तक हम इसको 2% कर देंगे, डबल कर देंगे। और डबल करने के बाद कहां कहां इन्वेस्ट करेंगे और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? नेवल स्ट्रेंथ, वैसे 2/5 जो बजट है इनका वो ग्राउंड फोर्सेस में जाता है, बाकी जो बजट है वो डिवाइड हो जाता है फिर आपका एयर में और नेवल में। अब जापान ने ये 3 डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी एंड डिफेंस बिल्डिंग प्रोग्राम। तो इनका एक सेइंग है शिंशु बोई, कहने का मतलब है कि डिफेंस ओरिएंटेड पॉलिसी, यानी कि अब नेशनल पॉलिसी अभी तक सिक्योरिटी ओरिएंटेड थी और सिक्योरिटी में भी ज्यादा रिलायंस यूएसए पर था, बट नाउ डिफेंस ओरिएंटेड पॉलिसी, यानी कि देश का मेजर फोकस जो है वो डिफेंस पर करना पड़ेगा, केवल सेल्फ डिफेंस से काम नहीं चलेगा। ये स्टांस चेंज क्यों हो रहा है? आप इस मैप को देखिए, यहां पर आपको शायद इस मैप में क्लियर ना दिख रहा हूं, मैं इस पर आ जाता हूं। देखिए ये रहा यूएसए, इस तरफ यूएसए मानिए, यहां पर ये ताइवान है और ये जापान है और ये चाइना है। इसके बीच में इस वाले मैप में अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आइलैंड पड़ता है सेनकाकू डियायू। तो सेनकाकू डियायू आइलैंड ऐसा है कि जापान
अपना बताता है, क्योंकि जापानीज एम्परर के टाइम से ही एक्चुअली इस आइलैंड को वो अपने ओकिनावा प्रीफेक्चर में काउंट करते हैं। प्रीफेक्चर लाइक कि एक प्रोविंस हो गया, उसमें काउंट करते हैं। और इनके पास डॉक्यूमेंट हैं जो प्रूफ करते हैं कि देखो भाई, हमारे पास ये आइलैंड जो है पहले से मेंशन है। इधर ताइवान कहता है मेरे हैं, चाइना कहता है मेरे हैं, तो 3 का क्लेम यहां पर है। तो ये तो एक झगड़ा है, राइट। तो यानी कि एक तो ये वाला इशू हो गया कि चाइना जो है एग्रेसिवली टेस्ट कर रहा है इस एरिया में ताइवान को काउंटर करने के लिए। लेकिन वो टेस्ट कहां कर रहा है? वो ताइवान के नॉर्थ में कर रहा है, ताइवान के साउथ में कर रहा है और ताइवान के ईस्ट में कर रहा है। अब इन टेस्ट की वजह से जो एरिया एक्चुअली ज्यादा यू कैन से प्रोन टू थ्रेट है वो है जापानीज ये एक्सटेंडेड आइलैंड्स। तो भाई अपनी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, नहीं तो वहां पर भी क्लेम हो सकता है कि नहीं। प्लस एक और बात है, अगर ये एरिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जैसे कि शी जिनपिंग ने कहा और प्लस उनके कुछ मिलिट्री पर्सनल्स ने कहा कि वी हैव अ विश दैट वंस एंड फॉर ऑल ताइवान शुड बी यूनिफाइड विद चाइना। लेकिन इस यूनिफिकेशन के चक्कर में जो इंस्टेबिलिटी इस एरिया में होगी, उससे जापान की एनर्जी नीड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ट्रेड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि जापान की 85% जो एनर्जी है वो साउथ चाइना सी से होकर आती है इस वाले एरिया से। और अगर ये रीजन अनस्टेबल हो जाएगा तो ये वाला ट्रेड रूट सेफ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो पहले तो एनर्जी चली गई, और एनर्जी के बाद जो सामान आप बनाते हो तो वो सामान जो है इसी एरिया से फिर ट्रेड के लिए जाता है, तो उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो यानी कि जापान जो अपने डिफेंस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता है, उसका एक रीजन है कि चाइना पर प्रेशर बिल्ड हो कि आप जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा मत करना जो ताइवान के लिए हो, क्योंकि ताइवान पर जो आप करोगे वो अल्टीमेटली हम पर भी इंपैक्ट करेगा और हमारी इकोनॉमी पे करेगा। मुद्दा समझ रहे हैं? मुद्दा जियो इकोनॉमिक्स का है यहां पर। दूसरा आपको ये बताते हैं नॉर्थ कोरिया। आप सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने जो टेस्ट किया था ताइपोतोंग मिसाइल टेस्ट, 1998 की बात है, तो उसने टेस्ट तो किया था यहां पर, लेकिन इससे उसने प्रूफ कर दिया था कि भाई मेरे पास जो कैपेबिलिटी वो 2300 माइल के आसपास की है, जो एक्चुअली 2100 माइल की दूरी पड़ती है नॉर्थ कोरिया से। यहाँ की ग्वाम रीजन है जो कि यूएसए का है। तो बेसिकली नॉर्थ कोरिया मैसेज दे रहा था यूएसए को कि भाई देखो, आप तक अटैक करने की हमारी कैपेबिलिटी है, राइट। एंड किम जोंग उन, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बीच में वार्ता थी वो ब्रेक हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात कही थी। तो अब यहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लॉट हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट परसेप्शन, राइट। कई लोगों को लगता है कि यार ये नहीं हो सकता, लेकिन कितनी सारी चीजें जो लगती थी नहीं हो सकती वही हो जाती हैं, राइट। और देश की सुरक्षा आप केवल एक गेस पे नहीं छोड़ सकते ना, यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज। एंड दैट इज व्हाई यूएसए का एक मेजर इन्वेस्टमेंट आप कहां देखते हैं? जापान में देखते हैं। मैं मिलिट्री बेसिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि पंगा नॉर्थ कोरिया का भी है, राइट। अब नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में अगर प्रॉब्लम है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जापान पर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि 109 बेसिस हैं और 109 में से 70% जो बेसिस हैं वो इस रीजन में है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर इनके बीच में बात हुई तो जापान पर इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। और जब नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी नई मिसाइल्स तो टेस्ट कर रहा है, तो एक चाइना वाला रीजन हो गया, नॉर्थ कोरिया वाला रीजन हो गया। अब रशिया वाला रीजन देखिए, ये है आपके कुरिल आइलैंड्स। तो कुरिल आइलैंड्स जापान भी क्लेम करता है, ये साउथ वाला रीजन इसका, ये कुरिल आइलैंड की चेन है, ये साउथ वाला रीजन जापान क्लेम करता है, उधर से रशिया क्लेम करता है। रशिया ने ऑलरेडी यहां पर, जहां पर आप देख रहे हैं मतवा आइलैंड, इस वाले रीजन में रशिया ने ऑलरेडी कहा जाता है कि अपने डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं, यानी कि रशिया इज हैविंग मिसाइल कैपेबिलिटी। तो यानी कि ये भी एक पेन पॉइंट हो गया। और आप सबको पता है जब से रशिया ने यूक्रेन को एक्चुअली एक तरीके से इन्वेड किया है, उसके बाद से जापान, उधर से फिनलैंड, स्वीडन, सबका जो थ्रेट परसेप्शन है राइज हुआ है कि नहीं हुआ है? उधर स्वीडन ने और फिनलैंड ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, फिनलैंड स्वीडन बिकमिंग पार्ट ऑफ नेटो। तो आपको नहीं लगता भाई जापान जो कह रहा है कि 1% सब 2% खर्चा करेंगे, तो ये उसी दिशा में एक कदम है? मुद्दा केवल ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यूएसए पर जो डिपेंडेंस जापान की रही है 1945 के बाद से आज तक, क्या वो अब बदलने वाली है? और अगर वो बदलने वाली है तो मेजर जो जियोपॉलिटिकल फ्लक्स है इस रीजन का, यानी कि जो दोस्ती है, कौन किसके साथ है, उसमें भी कुछ बदलाव आएगा क्या? ये भी है। क्यों? क्योंकि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर यूएसए के साथ है, तो ऐसे में तो जापान के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, है ना।
और जापान की पोस्ट वार इकोनॉमी की रिकंस्ट्रक्शन में यूएसए ने मेजर रोल निभाया। जैसे कि जापान की कंपनीज को यूएसए में अगर ट्रेड करना है, यूएसए में अगर सामानों को बेचना है, तो फेवरेबल टर्म्स पे वो ऐसा कर सकते थे। ऐसे ही थोड़ी ना कोई देश किसी दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने दबावपूर्ण तरीके से करा दे और इतने सालों से वो बदले ही ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सीधा सा रूल है, अगर जापान ये मानकर चल रहा है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसए ने शेप किया था, तो जापान को कुछ तो मिलता होगा ना। लेकिन जब वो मिलना बंद हो जाएगा, वो सुरक्षा की गारंटी और वो इकोनॉमिक डिपेंडेंस अब उतनी जापान की अगर यूएसए पर ना रही, ग्रेजुअली शिफ्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है फिर बहुत कुछ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। बट एज ऑफ नाउ जापान एंड यूएसए दे नीड टू स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट द राइजिंग चाइना एंड द थ्रेट ऑफ नॉर्थ कोरिया। और जापान के हिसाब से तो रशिया भी, कुरिल आइलैंड वाला इशू हो गया। इससे पहले जो ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, तो इस रीजन में चाइना और रशिया ने अपने मिलिट्री टेस्ट भी करे हैं। जापान का कहना है कि हमारे एयर आइडेंटिफिकेशन डिफेंस जोन में इन्होंने अपने मिलिट्री टेस्ट किए और अपना जो एरोप्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो भी इस रीजन से इन्होंने पास किए विदाउट आइडेंटिफाइंग और विदाउट नोटिफाइंग अस। तो कहने का मतलब है ये मानकर चल रहे हैं कि इनका एरिया है। अगर मानकर चल रहे हैं तो भाई आगे जो है क्लेम फर्दर कर सकते हैं, है कि नहीं। अब ये शिफ्ट पॉलिसी में है, मतलब क्या क्या शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक तो आपको पता लग गया कि जीडीपी में भाई 1% से भी ये 2% कर देंगे। अगर ये 2% कर देंगे, और मैंने कहा कि जापान की इकोनॉमी का साइज ही इतना बड़ा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर है, तो जाहिर सी बात है अब ये और बड़ा बायर बन सकता है, मैन्युफैक्चरर बन सकता है। जापान इसके अलावा क्वाड का इस्तेमाल कर रहा है, 2+2 का मतलब डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर आपके एंड यूएस के वो एनुअल मीटअप्स करेंगे और जो भी बीच में इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे और जो आगे बढ़ सकते हैं उस पर काम करेंगे। यानी कि दोनों की बेसिकली इंडो पैसिफिक के लिए स्ट्रेटजी है टू काउंटर चाइना, बिकॉज चाइना इज एक्चुअली चैलेंजिंग द हेजेमनी ऑफ यूएसए। क्वाड इसका भी पर्पस क्या है, चाइना को काउंटर करना, राइट। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अदर देशों के साथ भी जापान अपनी पार्टनरशिप्स को बढ़ा रहा है। अब जापान चाहता है कि यूएसए से अलग भी वो जगह जगह पर अपने ऑपरेशंस करे। यही जापान अभी इस समय अफ्रीका में भी अपना बेस रखता है, राइट। यूनाइटेड किंगडम के साथ वो ज्वाइंट प्रोग्राम कर रहा है जिसमें कि वो न्यू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। कहने का मतलब आपने सुना होगा नेक्स्ट जनरेशन जो एयरक्राफ्ट हैं उस पर जापान इन्वेस्ट कर रहा है। जापान मल्टी डोमेन डिफेंस फोर्स ला रहा है, मतलब एयर नेवी, मतलब एयरफोर्स, नेवी और मैरिटाइम तो ठीक है, इसके अलावा साइबर स्पेस पर वो विशेष फोकस कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर फोकस कर रहा है। ऐसा क्यों? जस्ट आफ्टर कोविड यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि व्हाट इज नेटोज रेडीनेस व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ दीज नेशंस। भाई नेटो, आप इतना पैसा खर्च करा रहे हो, क्या हमारी सुरक्षा की पूर्णतः गारंटी आप लेते हो? तो नेटो का रिप्लाई था कि नहीं, there are some security challenges as of now on which even NATO forces are not capable to sort out। यानी कि हाइब्रिड सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं। आज अगर किसी देश को दूसरे देश को नुकसान पहुंचाना है तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए केवल आपको गोला बारूद नहीं चाहिए, केवल फाइटर जेट नहीं चाहिए, केवल आपकी बंदूकों से काम नहीं चलेगा। अगर किसी देश की बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, अगर इन चीज़ों को हाईजैक कर दिया गया, मतलब यू कैन से हैक कर दिया गया, हैक इज द राइट वर्ड, और तो कोलैप्स हो सकता है काफ़ी कुछ, सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, राइट। इसके अलावा बायो टेरर, यानी कि आपने कुछ वायरस ऐसे बनाए जिसका इस्तेमाल आपने स्पेसिफिक जनता पर कर दिया तो उससे मेजर नुकसान हो सकता है। तो इससे आर्मी कैसे केवल बचा सकती है, राइट। तो यानी कि जिस तरीके से हम सुरक्षा के बारे में सोचते आए हैं आज तक, उसमें बदलाव की जरूरत है। जापान भी इसी बात को समझता है, तो इस वजह से हमें टेक्नोक्रेट्स भी चाहिए, हमें बायोलॉजिस्ट्स भी चाहिए। तो जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो उसमें केवल डिफेंस फोर्सेस के बारे में ना सोचा जाए, हमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आप दूसरे के वेपन्स को खराब कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो मतलब हाइब्रिड सिक्योरिटी इज इशू जो नेटो भी उस पर काम कर रही है। तो जापान ने कहा भाई नेटो अलग से काम कर रही है, हम अपना अलग से काम करेंगे, हम इस पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के जो वॉरफेयर हैं वो केवल फाइटर जेट्स नहीं लड़ेंगे, राइट। आई होप यू गॉट इट। अफ्रीका में अपना अलग से मिलिट्री बेस बनाया इन्होंने, और जो अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन था तो वहां पर भी इन्होंने सपोर्ट किया था जापान ने। तो जापान कह रहा है कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, यूएस की डिफेंस पॉलिसी से ओरिएंट होकर ही सपोर्ट करते रहे, बट अब जो है हम इससे आगे निकलेंगे। 2027 तक कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट
यू कैन से मिलिट्री स्पेंडर बन जाएगा जापान, थर्ड लार्जेस्ट। ऐसे मित्सुबिशी गाड़ियों का शायद आपने सुना होगा नाम। मित्सुबिशी जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसको विशेष फायदा हो सकता है क्योंकि ये कोलैबोरेट करेगी अदर फर्म्स के साथ, बे सिस्टम पीएलसी, लेनार्डो एसपीए, तो ऐसी फर्म्स हैं। टोक्यो ने एलोकेट किया है $5.6 बिलियन अलग से 5 ईयर डिफेंस प्रोग्राम के लिए, जिसमें कि AMCA एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट वो तो हैं ही, साथ में इनकी शॉपिंग लिस्ट में ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि दूर तक मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल्स, ड्रोन्स खरीदने हैं जापान को, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट चाहिए, लॉकहीड मार्टिन से F-35 चाहिए, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, वॉरशिप, हैवी लिफ्ट, ट्रांसपोर्ट जेट। कहने का मतलब है शॉपिंग लिस्ट काफ़ी बड़ी है। बड़ा बदलाव जापान कर रहा है वर्ल्ड वॉर 2 से। अब इसको ना केवल ऐसे मत देखिए कि केवल ठीक है डिफेंस में बदलाव आ रहा है। मैं चाहता हूं आप इसको कनेक्ट करें कि बहुत कुछ बदल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। एक एग्जांपल देता हूं। देयर इज अ थियरी, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। वो कहती है कि दुनिया में अगर एक हेजेमॉन है, जैसे कि यूएस, स्पेशली 1991 के बाद जब यूएसएसआर का हो गया था डिसइंटीग्रेशन, तो कहती है कि एक हेजेमॉन जो है वो ठीक है, इट इज गुड कि एक देश का वर्चस्व होना चाहिए। जैसे कि एक समय था जिस समय ग्रेट ब्रिटेन का वर्चस्व था, तो उसको कहा गया पैक्स ब्रिटिकाना, फिर यूएसए को कहा गया पैक्स अमेरिकाना, चाइना कह रहा है नेक्स्ट आएगा पैक्स सेनेका। तो भाई साहब अगर पैक्स सेनेका आ गया और वो है एक्सपेंशनिस्ट पावर, वो रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानती, वो अपने क्लेम्स को एक्सपेंड करता रहता है, इस्लामी स्लाइसिंग से ईस्ट चाइना सी में जापान परेशान, साउथ चाइना सी में वियतनाम, फिलीपींस, अदर देश परेशान, वेस्ट में इंडिया परेशान, तो इसको काउंटर करने के लिए अब आप एक हेजेमॉन पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी हेजेमनी डिक्लाइन में है। तो जिसकी सुरक्षा का जिम्मा यूएसए ने लिया हो और वो कह रहा है कि नहीं भाई अब तो हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, तो एक तरीके से ही उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि नहीं? ऐसे भी देखा जा सकता है इसको। तो जापान का कहना है कि इंडो पैसिफिक में अब हम एक बड़ा रोल निभाना चाहते हैं, राइट। इंडो पैसिफिक हम इस पूरे एरिया को कहते हैं जिसमें इंडियन और पैसिफिक ओशन दोनों आते हैं, राइट। और इसमें इंडिया एक मेजर रोल अदा करेगा क्योंकि क्वाड में इंडिया इज वन ऑफ द पार्टनर। बट यूएसए और जापान को लगता है कि इंडिया फिर भी खुलकर चाइना को पॉइंट आउट नहीं करता कि क्वाड चाइना के लिए बना है। शायद इंडिया यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी यूज करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि यूएसए अपनी बेट एंड ब्लीड जो स्ट्रेटजी है उसका शिकार इंडिया को बनाए। कहने का मतलब है यूएसए के साथ रहना है, जापान के साथ रहना है, उससे जो बेटर हमें मिल सकता है, हमसे जो कोऑपरेट हो सकता है वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमें बेट बना दो अगेंस्ट चाइना लाइक यू मेड बेट अदर नेशंस, चाहे मिडिल ईस्ट में देख लो, चाहे यूक्रेन में देख लो, और सोचो कि ठीक है अपना दुश्मन चाइना कमज़ोर होता जा रहा है लेकिन उस चक्कर में नुकसान इंडिया को भी होता रहे। इंडिया को 2045-47 तक फोकस करना अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, इकोनॉमिक ग्रोथ तक, क्योंकि जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो तो मिलिट्री रूप से कैसे मजबूत होगे। और आर्थिक और मिलिट्री मीन्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रूप से अगर आप मजबूत नहीं तो आप जियोपॉलिटिकल स्टेटस इंप्रूव नहीं होगा। आपके देश की सुरक्षा के लिए आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते ना। तो इस लार्जर कंटेस्ट में हमें देखना होगा। अब इसमें कुछ छोटे छोटे इश्यूज बताए हैं जो जापान ने कहा है कि यहाँ पर 3 स्टार जनरल की जगह 4 स्टार जनरल दे दीजिए। मतलब ये जापान और यूएस के आपस की बातचीत चल रही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा ठीक है, हम यहाँ पर, आपकी शिकायत ये थी कि जापान में जो फोर्सेस हैं यूएस की, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली वर्क बेटर विद जापानीज फोर्सेस, तो हम डेडिकेटेड जो इस रीजन की कमांड है उसमें से 4 स्टार कमांडर्स को आपके यहाँ भेजेंगे। इसके लिए इंडो पैकॉम एक अलग से यू कैन से सेगमेंट बना देंगे जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ये सब चीज़ें एक्चुअली उस मीटिंग से पहले की बात है जो 10 अप्रैल को होने वाली, क्योंकि बीच का काम तो हो जाता ना। अब है क्या चैलेंजेस इनके सामने आने वाले हैं। दूसरा, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज तो है रिसोर्सेस, कि एक बड़ा रिसोर्सेस में जाएगा तो आपको टैक्सेस को भी बढ़ाना होगा। सिक्योरिटी रिस्क भी है। सिक्योरिटी रिस्क ऐसा है क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप आर्म्स को बढ़ाओगे, आर्म्स रेस बढ़ेगा, तो दूसरे के अंदर भी सिक्योरिटी डिलेमा होगा। सिक्योरिटी डिलेमा यानी कि भाई जापान इतनी तेजी से आर्म्स बढ़ा रहा है तो चाइना को, नॉर्थ कोरिया को, उधर रशिया को, तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए रिगार्डिंग कुरील, रिगार्डिंग सेनकाकू डियायू आइलैंड। तो ऐसे में यूएसए और जो चाइना के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जापान को आना भी नहीं है, लेकिन साथ साथ में अपने आप को सिक्योर रखना है विद क्लोज कोऑपरेशन विद यूएसए। फिर ये सिक्योरिटी इकोनॉमी नेक्सस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि जापान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, तो एक तरीके से खतरा भी तुम्ही से है बट तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाना। क्या गजब की बात है।
तो नुकसान भी तुम्हें नहीं पहुंचाना, क्योंकि अगर तुम्हें नुकसान पहुंच गया तो हमारा व्यापार ठप, और व्यापार ठप तो कहां से पैसा आएगा भाई ये हथियार वगैरह खरीदने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग पशुपेश है, मतलब जिसमें जापान अभी है। तो जापान अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना को अपसेट करना, जबकि खतरा भी चाइना से ही है। खुद एजिंग पॉपुलेशन, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन इनकी 65 से ऊपर जा रही है। जितनी इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अनुरूप इनको लोग ही नहीं मिल रहे अपने डिफेंस फोर्सेस में भर्ती करने के लिए। तो आगे जाकर जो ये मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं उसके लिए लोग कहां से लेकर आएंगे? दूसरे देश से लोग लेकर आएंगे क्या? तो पॉपुलेशन ये रैपिडली, अब ये डेटा देख लीजिए, नंबर ऑफ एक्टिव पर्संस अबाउट 2,47,000, ये 10% लोअर है जो इनकी 1990 में फोर्सेस थी। तो 1990 में जितनी फोर्सेस थी उससे 10% कम इनके पास अभी फोर्सेस है, राइट। और इसका ये कारण नहीं कि इन्होंने डिक्रीज कर दिया, हर साल जो इनकी सैंक्शन, जो टारगेट होता है कि इतने लोगों को हम हायर करेंगे, हायर नहीं कर पा रहे। फिर इनका कहना है कि चलो कुछ काम हम चलाएंगे, जैसे अभी टेक्नो से भी नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रोन हैं, तो इससे जो है लोगों की कम यूज पड़ेगा। लेकिन पॉइंट इज, लोग तो फिर भी चाहिए। यू अल्टीमेटली नीड पीपल टू स्ट्रेटेजाइज, टू एक्चुअली यूज दीज डिवाइसेस, राइट। अब लोकल से भी अपोजिशन है इस एरिया में। जैसे मैंने कहा कि ये जो एरिया है ओकिनावा वाला, ये वाला, तो इसमें 70% के आसपास यूएस के बेसिस हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पर कई कुछ इल्ज़ाम लगे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऑफ द लोकल्स, नॉइज, एयर पोल्यूशन एटसेट्रा। ये लोकल्स का सपोर्ट भी यहाँ पर ज़रूरी है, तो ये जापान के लिए एक इशू है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जापान अगर अपनी मिलिट्री को यू कैन से मॉडर्नाइज कर रहा है और सेल्फ हेल्प पर जाना चाहता है, वो जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो अभी तक कंट्रोल यूएसए का बना हुआ था उससे आज़ाद हो रहा है, तो आई थिंक इट कैन बी सीन इन कंटेक्स्ट ऑफ, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जापान की, और इंडिया को इस कंटेक्स्ट में इसको देखना चाहिए कि इंडो पैसिफिक ओशन में यूएसए का इंटरेस्ट तो चाइना को काउंटर करना है, लेकिन जापान हमारा एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है, ऑलरेडी रिलायबल पार्टनर। बट द पॉइंट इज कि अगर वो अपनी डिफेंस को मॉडर्नाइज कर रहा है, डिफेंस पर इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो आप हमारा बजट भी तो देखिए। इस साल का बजट डिफेंस और इंफ्रा, यू विल सी अ ह्यूज राइज। तो ऐसे में हम जॉइंट वेंचर्स देख सकते हैं, कोलैबोरेशंस देख सकते हैं। जैसे इंडिया का जो डिफेंस इंडिजनाइजेशन का टारगेट है, उसी के अनुरूप हम जापान के साथ कुछ कर सकें, और जापान के साथ कुछ करेंगे। जैसे ब्रह्मोस हमने रशिया के साथ किया था, तो सो दैट वी कैन एक्चुअली यू कैन से कोलैबोरेट हियर।